गांव में संपत नाम का एक अंधा आदमी रहा करता था। उसकी बीवी रुक्मणी संपत की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी और दिन रात उसको अंधे होने के ताने मारा करती थी और संपत को भूखा भी रखा करती थी। संपत बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन संपत एक दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी गांव का एक बिगड़ैल आदमी मनोज आकर संपत से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। कितनी बार कहा है मनोज, अपने काम से काम रखा करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए क्योंकि ये मेरे खानदान का निजी मामला है। तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा है। अपने काम से काम रखो। तो अपने घर के निजी मामले अपने ही घर पर रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई है या नहीं सिखाई? तुम कहना क्या चाहते हो मनोज? यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र राकेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा है। राकेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे कि वो उसकी महबूबा हो। अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरे पत्नी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मणी चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं संपत भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ती है। भाभी ने तो तुमसे विवाह करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे लोग भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। मनोज की बात सुनकर संपत गुस्सा होकर अपने घर चला गया और अपनी बीवी रुक्मणी से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुक्मणी? तुम मुखिया के लड़के के साथ हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। ये तुमसे किसने बोला? मनोज ने। और सिर्फ मनोज ने ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैं तुम्हारे बारे में कितनी घटिया बातें सुन रहा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की बीवी हो। अगर ऐसे ही मामला था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो बचपन से अंधा हूँ। तुम इस बात को जानती थी? हाँ किया था, तुम्हारी जमीन जायदाद के लालच में किया था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि तुम्हारे नालायक अब्बू वसीयत में ये लिख कर गए हैं कि उसका अंधा बेटा संपत्ति किसी भिखारी को दे तो सकता है लेकिन अपनी बीवी के नाम नहीं कर सकता और ना ही उसे बेच सकता है। मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत कहो रुक्मणी। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे, इसी वजह से वो इस तरह के वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है उसे तुम ही रखती हो रुक्मणी, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो, मुझे पेट भर के भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे लोगों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अरे अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? रुक्मणी की बात सुनकर संपत बेहद दुखी हो गया। ठीक है रुक्मणी, मैं जाता हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगा। हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। संपत बेचारा अपने घर से रोता हुआ सड़क की तरफ निकल गया और रोड के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ गांव का एक आदमी बलवीर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, संपत के पास आकर बोला, अरे क्या हुआ संपत भैया? क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो यहाँ उदास बैठे हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ बलबीर भैया कि भगवान ने मुझे जिंदगी क्यों दी, और अगर दी तो मुझे अंधा क्यों बना दिया? अरे संपत भैया, तुम तो रो रहे हो। माफ करना, मैंने तुम्हारी आंखों पर गौर नहीं किया। मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझे भाव भी नहीं देती। ये दुनिया ऐसी ही है संपत भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती तो शायद तुम्हारी बीवी ऐसा नहीं करती। अब घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। बलबीर भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। संपत भैया, मुझे बहुत दूर जाना है। मुझे गाड़ी का माल लेकर पंजाब निकलना है और पंजाब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। तुम थक जाओगे। नहीं बलबीर भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर तुम भी मुझे इस गांव की लोगों की तरह बोझ ही समझते हो। कैसी बातें कर रहे हो संपत भैया? भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या? अरे मेरी बीवी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो मुन्ना से बोलती है कि जाकर संपत भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बना है। अब चलो मेरे साथ। बलवीर एक नेक किस्म का इंसान था। संपत बलवीर के साथ उसके ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा
अचानक ट्रक के चारों टायर में एक ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ बलबीर भैया? पता नहीं संपत भैया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर बलवीर ट्रक से नीचे उतर गया और संपत भी। ये तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और यहाँ पर आसपास से ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं। हम तो फंस गए। संपत घबराता हुआ बोला। अब क्या होगा बलबीर भैया? सोचने दो संपत भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी बलवीर की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर गई। उस ट्रक को देखकर बलवीर की नजरें फटी की फटी रह गई। वो ट्रक रात के अंधेरे में पूरी तरह से चमक रहा था। बलवीर दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। बलवीर संपत की ओर देखकर बोला, संपत भाई, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह का ट्रक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो कि जैसे पूरा का पूरा असली हो। ध्यान से देखो बलबीर भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। पागल हो गए हो क्या संपत भैया? कोई नहीं है यहाँ पर। तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो इस भयानक जगह से बाहर निकलना है। संपत की बात बलवीर ने मान ली। बलवीर ने संपत को ट्रक के अंदर बिठाया। उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? बलवीर ने गियर डाला ही था कि एक बड़ा सा घेरा, जो कि दूर से बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिख रहा था, बलवीर के सामने बन गया और वो ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उस ब्लैक होल में गायब हो गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बलवीर चीखता हुआ संपत से बोला, संपत भैया, तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बलबीर भैया, मेरे जिंदगी में तो 25 साल से अंधेरा है। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? संपत भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी बलवीर को सामने सूरज उगता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते वो ट्रक रोड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। बलवीर संपत को लेकर उस ट्रक से बाहर निकल कर आ गया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि सूरज सर पर था। क्या हम पंजाब पहुंच गए? पंजाब नहीं संपत भैया, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ वक्त पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और ये कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो बेहतर हम उस भयानक जगह पर ही ठीक थे। इतना कहकर बलवीर ने गुस्सा होकर एक घूसा उस ट्रक में मार दिया। बलवीर का घूसा उस ट्रक पर पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक से ढेर सारी धूल उड़ने लगी। लेकिन जैसे ही उस धूल के कण संपत की आंखों में पड़े, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है बलबीर भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। क्या मजाक कर रहे हो संपत भैया? मजाक नहीं कर रहा बलबीर भैया, सच कह रहा हूँ। तुमने इस वक्त नीली कलर की पगड़ी, ब्लैक कलर की पैंट और लाल कलर का शर्ट पहना है। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है संपत। तभी संपत उस जगह को बेहद गौर से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। बलवीर भी संपत के पीछे पीछे दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। तभी संपत की नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वो झूला बेहद तेज झुलाए। संपत ये नजारा गौर से देखता हुआ बलवीर से बोला, बलबीर भैया, क्या तुम्हें पता है कि बच्चा कौन है? मुझे क्या पता ये बच्चा कौन है। इस बच्चे को गौर से देखो बलबीर भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। संपत के कहने पर बलवीर उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वो हैरानी से मुंह फाड़ता हुआ संपत की ओर देखकर बोला, ये तो तुम हो संपत भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वो तो हमारे गांव का बल्ली है। अब बलवीर ने चारों ओर गौर से देखना शुरू किया कि तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। बलवीर चीखता हुआ बोला, ये तो हमारा ही गांव है, लगता है हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी संपत ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप, जो कि झूले में बैठा हुआ तेज तेज झूला झूल रहा था। संपत दौड़ता हुआ
अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। कौन हो तुम? मैं तुम ही हूँ। मैं तुम ही से क्या मतलब है आपका? ये मतलब कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सर उस दरख्त से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम मेरा ही बचपन हो। मैं वक्त के पीछे आ गया हूँ। संपत बचपन में भी बेहद भोला था। संपत की बात सुनकर संपत का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतरकर और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। तो इसका मतलब संपत भैया, तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हो गए थे। मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सर उस दरख्त से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। तभी संपत और बलवीर का जिस्म उन किरणों में गायब हो गया और वो दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुँचे और वो मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही ब्लैक होल बन गया। मिट्टी का ट्रक उस ब्लैक होल में जाकर गायब हो गया। कुछ ही देर में संपत और बलवीर उसी जगह पर खड़े थे जहां उन्हें वो ट्रक मिला था। संपत और बलवीर उस ट्रक से बाहर निकल आए। संपत को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लगता है तुमने वक्त को बदल दिया, लेकिन ये जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? नहीं बलबीर, ये वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो यह है कि ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने मुझे 30 साल पहले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक गहरी आवाज आई। मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम ट्रैवल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वो अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है और वो भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसकी जिंदगी को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते संपत। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के भूतकाल में जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। संपत और बलवीर अपने घर वापस लौट आए। संपत की आंखों में रोशनी देखकर उसकी बीवी रुक्मणी हैरत से बोली, अरे आपकी आंखों की तो रोशनी वापस आ गई। आपको इल्म भी नहीं है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश किया। मुझे पता है रुक्मणी कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर बाहर आपका इंतजार करती रही, वहीं से आ रही हूँ। तभी संपत ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के गाल पर जड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से रुक्मणी, तलाक के नोटिस तुम्हें कल तक पहुँच जाएंगे। मुझे तुम्हारी जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वो भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रुक्मणी हाथ जोड़ती रही, लेकिन संपत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। संपत ने एक लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। आज भी वो उस टाइम ट्रेवल मिट्टी के बने हुए ट्रक के द्वारा दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्यकाल में जाकर लोगों की मदद करता रहता है।